Good morning, everyone. Good morning, sir. Enggak puasa sih anak-anak itu kan. Itu apa itu? लास्ट टाइम कुछ होमवर्क दिया था क्या? ओके, ठीक है। तो हम लोग देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कर रहे थे ना, तो उसमें हम लोगों ने लास्ट टाइम सॉलिड स्फीयर और हॉलो स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया था। अब हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो स्फीयर, बट वो ये हेमी स्फीयर होगा। सपोज आप ऐसा कुछ ले लो, मान लो हमने एक ऐसे हेमी स्फीयर लिया जिसके सरफेस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी कुछ सिग्मा है। तो इस हेमी स्फीयर की वजह से इसके सेंटर पे हमें ई निकालना है। इसका रेडियस कुछ मान लो r है, सेंटर ये c है, चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो ई एट सेंटर हमें निकालना है कितना होगा। आपको ट्राई करना है, 2 मिनट ट्राई कर लो, फिर मैं सॉल्व करता हूँ। उसका प्रूफ तुम लोगों को ट्राई करना था ना, ट्राई कर लिया। ये मुझे लिख तो प्राइवेट चैट मत कर अभी भाई। तो वो इसके प्रूफ में बस आप ये बता दो कि क्या करना होगा, बाकी तो कैलकुलेशन होगा वो हम लोग कर लेंगे। हाँ राज, ट्राई कर लो। सौरभ ने तो कर लिया था, उसका सही भी आया, उसने ट्राई करके भेजा था डिराइव करके। इसमें देखो क्या करना है, वो तो सबको क्लियर होगा ना क्या करना होगा। बाकी कैलकुलेशन है वो मैं करता हूँ। कुछ नहीं सर, के क्यू का बाय आर वही कर लेंगे, क्योंकि आर स्क्वायर कॉस थीटा कंपोनेंट ले लेंगे। क्या क्या क्या? के लैम्डा आर डी थीटा कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन। मतलब किसका कैसे कर रहे हो? के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है ना, तो हाँ। आर स्क्वायर तो है इधर वही, और आर डी थीटा ले लेंगे। और उसकी मतलब वो रिंग का कलेक्शन ले रहे हो ना? हाँ परफेक्ट। हाँ हाँ, ठीक है ठीक। हम लोग देखो इसको क्या कर लेंगे, रिंग का कलेक्शन ले लेंगे, और रिंग की वजह से हमें
उसके एक्सिस पे कोई पॉइंट लेते हैं तो वहां पे ई निकालना पता है ना। हम यहाँ पे मान लेते हैं इधर को ऐसे एक्स एक्सिस है, तो इससे हमने थीटा एंगल पर डी थीटा एंगल सबटेंड करने वाला एक ऐसा रिंग ले लिया। ये एंगल कितना सबटेंड कर रहा है यहाँ पर, डी थीटा। तो ये जो रिंग आएगा यहाँ पर ना, उसका रेडियस कितना हो रहा होगा, इसका ये रेडियस जो हो रहा होगा, ये वैल्यू कितनी आएगी, ये रेडियस मतलब ऐसे परपेंडिकुलर डालो ये वाली वैल्यू ना, ये आर है, कैपिटल आर है, ये थीटा है, तो ये कितना आ जाएगा रिंग का रेडियस, आर कॉस थीटा ना, या थीटा, ये ऑल्टरनेट एंगल ये थीटा है, ये कैपिटल आर है, तो यहां से निकाल सकते हैं ये आर कॉस थीटा हो जाएगा। तो आर इज स्मॉल आर इज आर कॉस थीटा। और इस रिंग पे अगर हम चार्ज निकालें तो रिंग को अगर हम ओपन करके बाहर निकालें और कट करके ओपन कर दें तो रिंग कैसे आ जाएगा, उसकी लेंथ आ रही होगी 2 पाई आर, और उसकी विड्थ कितनी आ रही होगी, हर जगह पे आर डी थीटा आ रही होगी ना। तो ये रिंग का टोटल एरिया आ जाएगा डी ए। डी ए कितना हो रहा होगा, लेंथ इनटू विड्थ। तो अब हम चार्ज लिख सकते हैं, चार्ज कितना होगा, चार्ज डेंसिटी इनटू डी ए। सिग्मा क्या है, यूनिट एरिया पे चार्ज, तो जितने एरिया पे चार्ज पूछा जाएगा उतना मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर आर सिग्मा डी थीटा। ये हमने डी क्यू की वैल्यू निकाल दी। अब हमें रिंग की वजह से उसके एक्सिस पे ही निकालने का फॉर्मूला पता है ना, ये रिंग है, ये उसका एक्सिस है ना, और ये एक्सिस से ये जो डिस्टेंस है, मान लो इसको हम थोड़ी देर के लिए एक्स बोले, रिंग के एक्सिस पे एक्स डिस्टेंस पे निकालना है, तो एक्स की वैल्यू कितनी बोलेंगे, आर साइन थीटा ना, नहीं ये वाली डिस्टेंस है, ये नहीं ये वाली डिस्टेंस, ये थीटा है तो थीटा के सामने वाली आर साइन थीटा। अब हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे रिंग के लिए, जो ई का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, के क्यू, क्यू कितना है डी क्यू, के क्यू एक्स, एक्स मतलब कितना है आर साइन थीटा, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर, आर मतलब रिंग का रेडियस, रिंग का रेडियस कितना है आर कॉस थीटा, प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स कितना है आर साइन थीटा, आर साइन थीटा का स्क्वायर पावर में 3/2। ये बात सबको समझ आई ना क्या बोल रहा हूँ। अब देखो नीचे क्या होगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है और आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, तो नीचे ये आर स्क्वायर आ जाएगा, फिर उसके पावर में 3/2 है तो स्क्वायर कट जाएगा, पावर में क्यूब बच जाएगा। और तो ये हमारा कुछ ऐसे आ जाएगा, यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी के डी क्यू आर साइन थीटा अपॉन में आर क्यूब, तो एक आर और कट जाएगा, नीचे स्क्वायर रह जाएगा। तो अब d इक्वल टू आ जाएगा के डी क्यू की जगह लिख देंगे 2 पाई आर कैपिटल आर सिग्मा डी थीटा अपॉन में इनटू ऊपर साइन थीटा भी है ना, साइन थीटा साइन थीटा अपॉन में नीचे आर स्क्वायर आया था ना, फिर कैपिटल आर से एक और आर कट जाएगा,
के की वैल्यू हम लोग यहाँ पे कितनी डाल सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 पाई आर सिग्मा साइन थीटा डी थीटा अपॉन में आर। तो 2 पाई से ये 2 कट गया, इसमें अभी ये स्मॉल आर की वैल्यू डालना रह गया है ना। स्मॉल आर कितना था, आर कॉस थीटा था। यहाँ पे ये हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट, स्मॉल आर की वैल्यू है आर कॉस थीटा इंटू सिग्मा इंटू साइन थीटा डी थीटा अपॉन में आर। तो ये आर भी कट गया। अब ये हमारा डीई आया है ना, तो सारे डीई हमें इंटीग्रेट करने हैं। सबका डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में है ना यहाँ पर, तो नेट ई आ जाएगा। सिग्मा बाहर गया, 2 एप्सिलॉन नॉट बाहर हुआ, अंदर बचा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा मतलब उसमें हम ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई करके इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 2 थीटा टी थीटा। और थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही होगी। सर वो एक आर गया आपका, एक आर, वो आपको आर क्यों होना चाहिए ना। नहीं ना, देखो यहाँ पहले आर क्यूब था तो ऊपर एक आर आया था, तो उससे कट करके ये आर स्क्वायर हो गया था यहाँ। अच्छा 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 अच्छा, ओके। फिर एक बार फिर आर कटा तो आर बचा, फिर स्मॉल आर की वैल्यू डाले तो वो भी चला गया ना। और हम रिंग कहाँ से लेंगे, पहला रिंग यहाँ पे लेंगे तो उसके लिए थीटा कितना हो रहा होगा 0, और रिंग लेते लेते यहाँ तक आएंगे रिंग ना, तो लास्ट रिंग के लिए थीटा कितना हो रहा होगा π/2। तो ये 0 से लेकर के π/2 तक। तो ये हो जाएगा σ/4 एप्सिलॉन नॉट साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस 2 थीटा, और 2 से डिवाइड कर देंगे, फिर 0 और π/2। कुछ सही हुआ है ना अब तक। अब यहाँ पे पाए रखेंगे, एक बार 0 रखेंगे, माइनस को कॉमन कर लेते हैं। अब अगले स्लाइड पे लिख रहा हूँ, इधर जगह नहीं बची अभी। तो ये हो जाएगा सिग्मा बाई, नीचे 2 और आ गया था तो ये 8 हो गया ना, σ/8 एप्सिलॉन नॉट, माइनस बाहर कर दिया, कॉस 2 थीटा 0 π/2। अब ये वैल्यू डाल देते हैं, अब π/2 डालेंगे तो कॉस पाई आ जाएगा, माइनस कॉस 0। तो ये हो गया, ऊपर अब हो जाएगा माइनस 8 एप्सिलॉन नॉट माइनस पाई माइनस 1, तो हो जाएगा σ/4 एप्सिलॉन नॉट। तो हमने ये ई की वैल्यू निकाल ली, और इसका डायरेक्शन किधर को आ रहा है, ये जो हमने ऐसे रिंग लिया हुआ है, पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसमें अवे फ्रॉम चार्ज दिख रहा होगा, निगेटिव होगा तो टुवर्ड्स हेमिस्फीयर दिख रहा होगा। सब कुछ समझ आया ना, कैलकुलेशन था, रिंग का कलेक्शन लिया, फिर रिंग के वजह से एक्सिस पे निकालना पता है तो लिख करके इंटीग्रेट कर दिया है। हाँ, और ये कांस्टेंट है ना, क्योंकि हमने पॉइंट फिक्स कर दिया है। आदित्य देखो, इसमें रिंग का सेंटर डाल दिया ना, सेंटर डाला मतलब पॉइंट फिक्स कर दिया, एक फिक्स वैल्यू पे निकालना है। नोट कर लो जल्दी। हाँ, उमंग याद रखना है, ये हेमिस्फीयर वाला। हाँ प्रथमेश, अगर सॉलिड हेमिस्फीयर है तो उसको रिंग का वो डिस्क का कलेक्शन लेके कर सकते हैं, या ऐसे हॉलो स्फीयर्स का कलेक्शन लेके कर सकते हैं। यार जिनके नाम सही नहीं है उनको मैं कोई रिप्लाई नहीं करूंगा, ये विनोम वगैरह नाम पहले सही करो।
बाकी क्वेश्चन तो तूने बहुत अच्छा पूछा है कि ये फर्स्ट डेरिवेशन था क्या। इसके पहले तो कोई और डेरिवेशन नहीं किया हम लोगों ने, तो ये फर्स्ट ही लग रहा है। नहीं किया है सर। आज का बात हो रही है, आज का। अच्छा, तूने लेट ज्वाइन किया है क्या? नाम तो सही करके ज्वाइन कर भाई, फर्स्ट डेरिवेशन है आज का। मॉड्यूल तुम लोग को मैसेज आया कि नहीं मॉड्यूल कलेक्ट करने के लिए? नहीं। अरे यार, ये स्टाफ भी बहुत ढीला है। उसको मैं परसों बोल के आया था, परसों शाम को ही डलवा रहा था, वो लोग बोले नहीं सर कल कर देंगे, कल भी नहीं आया। जाओ तुम लोग मॉड्यूल लेके आओ, मॉड्यूल सब आ गए हैं। आज जाए कि सर? हाँ हाँ जाओ, फोन करके जाओ, उनको कल ही देना था, मैं बोल के आया था, मैं तो परसों ही चाह रहा था। तो लोग ठीक बोले है नहीं ठीक सर अभी सब मैनेज करना पड़ेगा, वो सब पैक थे। कल की बात हुई थी फिर। 10 बजे से खुल जाता है ना, तो कॉल कर लो, सर से बात कर लो, सब भीड़ मत लगाना बस, तो उसके अकॉर्डिंग जाओ। सर कौन से टॉपिक्स तक आए हैं मॉड्यूल्स? मॉड्यूल तो बहुत सारे, मतलब उसमें एक मॉड्यूल में 4 4 5 5 चैप्टर है ना, तो अब वो टॉपिक की दिक्कत नहीं आएगी। वो अभी तुम लोग 4 मॉड्यूल, टोटल अभी 6 मॉड्यूल हो गए हैं ना, हर एक सब्जेक्ट में 6 मॉड्यूल में सारे चैप्टर डिवाइड कर दिए गए हैं। तो अभी इस 12th में 3 मॉड्यूल थे, तो उसमें हाँ पूरा सिलेबस अब 6 मॉड्यूल में कर दिया गया है। तो 4 नंबर का है, उसमें 4 5 चैप्टर होंगे। हाइड्रो हाँ के में वो ऑर्गेनिक का भी आ गया है। प्रथमेश मालेगांव में तो वो विजयम सर जाने वाले थे हेलीकॉप्टर लेके। यार ऑफिस में उधर कॉल करके पूछ लो ना वो स्टाफ से कि कितने बजे वो लोग रहेंगे, उस हिसाब से जाओ। सुबह खुल तो जाता है, सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक खुला रहता है। आउट ऑफ स्टेशन वाले, उमंग को बहुत टेंशन है आउट ऑफ स्टेशन का। उमंग तू कहाँ से आउट ऑफ स्टेशन का टेंशन ले रहा है? उनके लिए विजयम सर से बात करो, वो कुछ करेंगे। तू कब मालेगांव चला गया भाई? अभी तक परसों तो 2 4 दिन पहले यही था। प्रथमेश वो सर हेलीकॉप्टर चला रहे होंगे ना, तो 2 3 बार में ही उठा पाते हैं। सीएन सर ने, अगर देखो सीएन सर को ने बोला होगा तो फिर उसी का टेस्ट होगा, पेपर उनको ही बोला है सर को ही बनाने को इस बार। नोटिस में क्या लिख के आया है? यार अब मैं क्लास खत्म होते ही सर को एक बार बात करता हूँ, और नोटिस में जो भी है मैसेज करवा देता हूँ ना। अब अभी मैं क्या बोलूँ, ऐसे सर ने कुछ बोल दिया है तो सर से बात करके करवाता हूँ ना। या तो तुम लोग सर की क्लास में एक बार बात कर लेना, जो सर बोले वो इसी चीज का टेस्ट होगा। अभी मेरी क्लास के बाद उनकी क्लास रहेगी ना। ये नोट हो गया? सर को बोल देना ना कि मैंने बोला था रिएक्शन मैकेनिज्म अभी हो गया है, तो सर वही उसी चीज का टेस्ट लो। मैं भी बोल देता हूँ, तुम लोग बोल दो एक बार। ठीक है, अब मैं अगले स्लाइड पे जा रहा हूँ। लिखो जल्दी लिखो।
भागेश मॉड्यूल का इलेक्ट्रो का तो भेज ही रखा है मैंने पीडीएफ तुम लोगों को। बाकी के नहीं है यार, वो सॉफ्ट कॉपी अभी रेडी नहीं है बाकी की। हाँ, इस बार अपना पूरा मॉड्यूल एकदम रिवाइज हो गया है, मतलब काफी अच्छा हो गया है। पिछली बार जैसे मुझे इलेक्ट्रो पढ़ाना होता था तो मुझे एक अलग से असाइनमेंट देना पड़ता था, अभी जैसे ऑप्टिक्स पढ़ाया तो एक अलग से असाइनमेंट देना पड़ा, फिर मॉड्यूल करना पड़ा। तो इस बार वाले में वो सब दिक्कतें खत्म हो गई हैं, सब एकदम प्रॉपर सही से जो ऑर्डर होना चाहिए वो हो गया है। थ्योरी भी बहुत अच्छे से दी हुई है, एग्जाम्पल्स भी बहुत अच्छे से हैं। मतलब आप मॉड्यूल अगर कर रहे हो तो आपको कुछ भी नहीं करोगे तो भी बहुत अच्छा हो जाएगा। ऑप्टिक्स इलेक्ट्रो इनमें कुछ कुछ चैप्टर में कुछ कुछ रहता था प्रॉब्लम, अब सब अच्छा हो गया एकदम। तुम लोग बस फालतू की बातें करा लो। अब देखो हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम देख रहे हैं। तुम लोगों ने ऑप्टिक्स का मॉड्यूल लिया था कि नहीं अभी तक? अरे यार, ऑप्टिक्स का मॉड्यूल वहां पे रखा हुआ है काफी टाइम से। ऑप्टिक्स का भी मॉड्यूल मतलब पहले से स्टॉक में रखा हुआ था। इस बार जाना आज तो ऑप्टिक्स का ही मॉड्यूल ले लेना, वहाँ वो भी पड़ा हुआ था। मैंने पूछा भी कि ये अभी तक दिया कि नहीं, तो उन्होंने बोला नहीं, जो बहुत सारे बच्चे आके ले गए हैं। मुझे लगा तुम लोग को पता है मॉड्यूल। पता नहीं, अब जो भी है जाना, अब इलेक्ट्रो का लेने तो ऑप्टिक्स का भी ले लेना ना। वहां कॉल करके बात कर लो कब तक जाना है। अब देखो नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कि अगर हमने ऐसे एक हॉलो स्फीयर लिया हुआ है ना, हमने एक ऐसे हॉलो स्फीयर लिया जिसपे सिग्मा चार्ज डेंसिटी है ना, और इसको सिमेट्रिकली हमने ऐसे कट कर दिया इस प्लेन के अकॉर्डिंग, डॉटेड लाइन के अलोंग प्लेन जो बन रहा है, इस प्लेन के अलोंग ऐसे सिमेट्रिकली कट किया। तो अब ये कुछ ऐसे बन के आ जाएगा। तो इतने पार्ट की वजह से अब हमें सेंटर पे बताना है कि ई की वैल्यू क्या होगी ना। ये एंगल जो बन रहे हैं ये सब इक्वल इक्वल है ना, तीन इक्वल पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया इसको। क्वेश्चन सबको क्लियर है? ये जो ऐसे हम लोग पार्ट कट करेंगे, इसका आप शेप इमेजिन कर पा रहे हो ये कैसा हो जाएगा? ये आप इसको ऐसे इमेजिन करो ना, इसको आप ऐसे इमेजिन करो कि जैसे मान लो ऑरेंज है, हाफ ऑरेंज लिया, उसमें तीन पीसेस हैं ऐसे, तो उसमें से दो पीस साइड के हटा दिए गए, एक पीस रह गया है। ऑरेंज समझो ना, हाफ ऑरेंज इमेजिन करो, वो उसमें मान लो तीन पीसेस है, तो उसमें से एक पीस की वजह से हमें सेंटर पे ही चाहिए। कुछ इमेजिन हो पा रहा है ऑरेंज से क्या कैसा शेप रहा होगा इसका? ऑरेंज के सरफेस पे चार्ज है, उसकी वजह से ही चाहिए।
देखो एक तो तरीका हो सकता है इसको सॉल्व करने का कि हम इंटीग्रेशन से करें। ये एंगल थीटा कितना हो रहा होगा 60 डिग्री ना, तो इंटीग्रेट करने के टाइम पे लिमिट डाल दें 60 से 90 तक ना। एक तो हमारा ये तरीका हो सकता है। अगर लेकिन हम बिना अगर उसके सोचें, बिना इंटीग्रेशन के सोचें, तो हम देखो ऐसे सोच सकते हैं, यहाँ पे 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो तीनों इक्वल पार्ट का सिमेट्रिकल है ना सब कुछ, तो तीनों की वजह से ई क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। 3 इक्वल पार्ट की वजह से ई सेम होना चाहिए। तो अगर तीनों की वजह से ई सेम होगा, तो उनकी वजह से जब हम यहाँ पे सेंटर पे ई निकाल रहे होंगे, तो ई क्या हो रहा होगा, इधर ही बताता हूँ सीधा इधर। यहाँ पे एक का ई मान लो, इसके जो परपेंडिकुलर वाली लाइन होगी इसके अलोंग अवे फ्रॉम ऐसे जा रहा होगा ई, ऊपर वाले की वजह से ई नीचे को ऐसे आ रहा होगा, और इधर वाले पार्ट की वजह से इधर को ई आ रहा होगा। ठीक है, ये बात समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ। इस पार्ट की वजह से जो ई होगा, इसके जो ये मिड पॉइंट से ऐसे परपेंडिकुलर लाइन ऐसे जा रही होगी उसके लॉन्ग होगा, इस पार्ट की वजह से इधर को होगा, इस पार्ट की वजह से इधर को होगा, और इन तीनों का जो नेट आएगा वही पूरे हेमिस्फीयर की वजह से ई होगा ना। पूरे हेमिस्फीयर की वजह से ई पता है ना? तो फिर हम लोग इनकी वजह से फिर ऐसे निकाल सकते हैं। ये 3 ई का नेट कितना आ जाएगा, ये एंगल सब जगह ये कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है। थीटा मतलब 60 डिग्री, ये सब थीटा थीटा आए हैं। ये हेलो सर, थीटा बाई 2 होगा ना सर? नहीं ना, देखो जैसे कि इतना एंगल देखो, वो अच्छा हाँ उतना। हाँ हाँ, थीटा बाई 2 ये ऐसे लाइन है, ये थीटा बाई 2 है इतना एंगल, तो इसके अपोजिट ये एंगल भी थीटा बाई 2 होगा ना, इस लाइन के लॉन्ग आ रहा है। हाँ ठीक है, तो ये थीटा बाई 2, ये भी थीटा बाई 2, और ये बीच वाला थीटा हो जाएगा ना, बीच वाला थीटा हो जाएगा ना। एक सेकंड चेक कर लूं। सर बीच वाला थीटा बाई 2 होगा सर। बीच वाला ये ऐसे जा रहा है, सर 3 थीटा बाई 2 होगा ना बीच वाला। ये थीटा बाई 2 का मतलब 30 डिग्री 30 डिग्री, और ये पूरा 180 है ना, तो मतलब ये हाँ 120 डिग्री हुआ पूरा, तो मतलब ये 60 है, ये भी 60 है ना, मतलब थीटा हुआ ना, थीटा मतलब 60, ये थीटा है ये भी थीटा है, टोटल 2 थीटा हुआ। सर वो साइड वाला थीटा होगा ना सर? थीटा बाई 2 नहीं होगा, वो बीच में थीटा बाई 2 होगा, साइड में थीटा होगा सर। अरे भाई देख, ये जो रेड वाली लाइन दिख रही है ना यहाँ पे, इसके लॉन्ग ही है ना, हाँ, इस वाली लाइन के लॉन्ग अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके। ना, और ये पूरा थीटा है, तो ये आधा एंगल थीटा बाई 2 होगा, और उसके अपोजिट में ये एंगल पड़ रहा है। समझ आ रहा है ना सबको, डायग्राम में इमेजिन हो रहा है ना, ये थीटा बाई 2 है, इतना एंगल हमारा थीटा बाई 2 है, तो इसके अपोजिट वाला ये एंगल भी थीटा बाई 2 होगा ना। सेम वे में ये थीटा बाई 2 है, ये अपोजिट वाला थीटा बाई 2। अब थीटा बाई 2 मतलब 30 डिग्री ना, तो ये 30 हुआ, ये 30 हुआ, और पूरा ये एंगल कितना होगा, पूरा ये एंगल 180 होगा, तो इसका मतलब ये बीच वाला एंगल 120 हुआ। 120 मतलब एक साइड का एंगल कितना हो जाएगा, 60, मतलब थीटा, ये थीटा आ जाएगा। तो अब एक पॉइंट पे हमें ऐसे ई मिल रहा है, एक इधर को ई है, एक इधर को ई है, एक इधर को ई है, और ये एंगल 60 है, ये भी एंगल 60 है, तो नेट ई कितना आ जाएगा, ई का इधर कंपोनेंट निकालेंगे, इस ई का इधर कंपोनेंट निकालेंगे, तो इसमें प्लस ई कॉस थीटा ऐड हो जाएगा, और इधर ई साइन थीटा, और ऐसे इधर इसका निकालेंगे तो ई कॉस 60 और ऐड हो जाएगा, इधर ई साइन थीटा, ये दोनों कट जाएंगे ना, केवल ये वाला रह जाएगा सबका। तो ये हो गया इधर को ई साइन 60, और इधर हो जाएगा ई कॉस 60। सेम वे में ई का इधर हो जाएगा ई साइन 60,
और इधर हो जाएगा E cos 60। तो अब नेट हो जाएगा E cos 60 मतलब E/2 तो टोटल हो जाएगा 2E नेट E जो आएगा। और नेट ई हमें पता है पूरे हेमिस्फीयर की वजह से कितना आया था σ/4ε0, मतलब एक की वजह से कितना आ जाएगा σ/8ε0। देखो अभी हमने हेमिस्फीयर का जस्ट किया था तो हमें वहां पे सब एक्सप्रेशन लिखा हुआ था, तो हमने बस थीटा की लिमिट चेंज करके कर लिया, तो वो मेथड इजी लग रहा था। लेकिन जब आप इंटीग्रेशन नहीं कर रहे होगे, केवल आप नॉर्मली ऐसे ये पूरा आंसर याद है और एक का निकालना है, तो फिर ये मेथड ज्यादा इजी पड़ेगा ना। लिमिट वाले में वो अभी सारा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इसलिए आपको वो इजी दिख रहा होगा, बट ज्यादा बेटर मेथड यही वाला है, लिमिट वाला नहीं। मेथड 1 में लिमिट वाले से कर सकते हैं, मेथड 2 में ऐसे तीनों का सुपरपोजिशन करा के कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ आया क्या क्या किया मैंने? आर्यन वो तो ऑब्वियस है, यहाँ पे तीनों के अगर अलग अलग एंगल में डिवाइड करोगे तो ये अलग अलग हो जाएगा ना। सेम थीटा था तभी सिमेट्री से ऐसे हमने यूज कर लिया। हाँ तब इंटीग्रेट करेंगे। सर एक डाउट था, हाँ बोलो। वो चार्ज मतलब ये 3D है ना, तो 3D में आपने जो काटा है तो चार्ज अलग अलग होगा ना सब में, तेज या सेम होगा, ऐसे कैसे बोल सकते हैं? अबे ये तुम गलत इमेजिन कर लिए। तुम क्या सोच रहे हो कि एक हेमिस्फीयर के सरफेस पे ऐसे सर्कुलर कुछ कट हुआ है, ऐसा नहीं है। ऑरेंज इसीलिए मैंने बोला ऑरेंज इमेजिन करो। ऑरेंज में क्या होता है, पूरा ऐसे सिमेट्रिकल वो कट होता है ना, 3 पीसेस ऐसे बने होंगे। यहाँ पे एक ऑरेंज का एक पीस रखा है, एक ऐसे रखा है ना, तो तीनों के सरफेस इक्वल एरिया के होंगे ना। अच्छा समझ गया मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ गया समझ गया। हाँ ऑरेंज के सरफेस पे बात हो रही है। आधे ऑरेंज में 3 पीस मान लो बना हुआ है, तो एक पीस हाँ में सर कैसे समझा। निकालना है। ठीक है फिर चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेथड 1 में इंटीग्रेशन करना था सुजल, लिमिट डाल देते अगर हम इसी में, इसमें अगर हम लिमिट डाल देते ना, अगर हमें केवल इतने की वजह से चाहिए तो पहला रिंग यहाँ से लेना शुरू करते ना। और ये थीटा मतलब कितना 60 डिग्री, तो जीरो की जगह 60 डिग्री डाल दो और लास्ट रिंग यहाँ पे आता, तो 60 से 90 तक इंटीग्रेट कर देते तो भी आ जाता। मेथड 1 जो था वो बाय इंटीग्रेशन था। इधर लिख देता हूँ, मेथड 1 में इंटीग्रेट करना था, इंटीग्रेट होता है ना, हर बार भूल जाता हूँ मैं यार। लिमिट क्या हो जाएगी 60 टू 90। फिर अब नेक्स्ट देखते हैं वेदांत। और कोई चेंज नहीं होगा, लिमिट के अलावा और कोई चेंज नहीं होगा ना, बाकी सब कुछ सेम है, बस रिंग कहां से कहां तक ले रहा है वो चेंज हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखो, एक हमारे पास सॉलिड हेमिस्फीयर है, ये सॉलिड हेमिस्फीयर है जिसमें चार्ज डेंसिटी कुछ रो है, तो और इसका रेडियस कुछ आर है, तो इसकी वजह से इसके सेंटर से ऊपर आर डिस्टेंस पे हमें ई की वैल्यू कुछ दी है, ई नॉट है।
तो हमें बताना है कि इसके इस सरफेस से r डिस्टेंस पे इस साइड में E की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन समझ आया ना, एक सॉलिड हेमीस्फीयर के वजह से जिसका रेडियस आ रहा है इस साइड में E दिया है E0, तो यहाँ सरफेस से इस साइड को r डिस्टेंस पे E की वैल्यू बतानी है। ये जो होगा ये 2r डिस्टेंस है ना, 2r डिस्टेंस पे उस साइड दिया है, तो इस साइड को मतलब सेंटर से उधर 2r है, इधर भी 2r है ना, तो उधर 2r पे E0 है, तो इधर के साइड में 2r पे मतलब सरफेस से r हो गया, पे E बताना है। डिस्टेंस सेंटर से दोनों साइड का सेम है। बोलू क्या सर? हाँ बोलो। के क्यू क्यू में 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो, मतलब पूरा स्पीयर मान के, और उसमें से माइनस कर देगी। उसमें से माइनस कर देंगे, हाँ वेरी गुड, ठीक है। देखो इसमें हम लोग ऐसे सोच लेंगे कि अगर हम लोग यहाँ पर ऐसे एक हेमीस्फीयर रख दें और यहाँ पे हमें मान लो 2r पे E निकालना है, 2r पे यहाँ पे E हमें पता है ना कितना होगा, फिर E0 होगा। यहाँ 2r पे हमें E की वैल्यू पता होगी इस आधे हेमीस्फीयर की वजह से। ये बात सबको क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ। अब अगर मैं ये हेमीस्फीयर कंप्लीट कर लूं, हाँ भाग्येश भेज दूंगा ना, तो ये अगर मैं हेमीस्फीयर कंप्लीट कर लूं तो पूरे हेमीस्फीयर पूरे स्फीयर की वजह से, ये पूरे स्फीयर की वजह से तो बाहर ही निकाल सकता हूँ ना, यहाँ पर पूरे स्फीयर की वजह से बाहर ही निकल जाएगा। अब पूरे स्फीयर में किसके वजह से ही आया, एक तो इस नीचे वाले हेमीस्फीयर और ऊपर वाले हेमीस्फीयर की वजह से आया है, और ऊपर वाले का ही हमें पता है। तो हम क्या करेंगे, पूरे में से अगर ऊपर वाले का सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो बचेगा वो नीचे वाले पार्ट का होगा ना। कुछ चमका सबको मैं क्या बोल रहा हूँ। तो हम लोग अब क्या करेंगे, पूरे की वजह से निकाल लेंगे। पूरे की वजह से कितना आ जाएगा, के क्यू पूरे स्फीयर का क्यू अपॉन में आर, आर कितना है 2r का स्क्वायर, और उसमें से E0 हमने कम कर दिया, तो वो नीचे वाले हेमीस्फीयर की वजह से जिस पॉइंट पे मान लो ये पॉइंट ए है, तो पॉइंट ए पर ये आ जाएगा। क्यू की वैल्यू कितनी डालेंगे, 4/3 पाई आर क्यूब, आधा हेमीस्फीयर नहीं, क्यू तो कंप्लीट स्फीयर का है ना, कंप्लीट स्फीयर की वजह से ये लिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये क्यू डाल देंगे, लगे तो के की वैल्यू भी डाल देना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो फिर आ जाएगा, थोड़ा ये सॉल्व होके छोटा बन जाएगा। नोट हो गया, नेक्स्ट स्लाइड पे चलें।
अबे आदित्य देखो यहाँ पे ये जो हमने ई निकाला ये किसकी वजह से ई है, ये पूरे स्फीयर की वजह से ई है ना, के क्यू बाई आर स्क्वायर, और हमें केवल नीचे वाले की वजह से निकालना था, तो उसके लिए ऊपर वाले का सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना। तो ऊपर वाले का ये फॉर्मूला दिया है कि जब प्लेन सरफेस के साइड में देखोगे तो ई नॉट आएगा, तो ये ऊपर वाले के लिए यहाँ वाला जो पॉइंट है उसके प्लेन सरफेस के साइड है ना, तो वहां पे इतने की वजह से कितना ई आ रहा होगा, ऊपर वाले की वजह से ई नॉट, तो उतना कम कर दिया है। नोट्स लिखते रहो यार, आज मेरा वाईफाई चल नहीं रहा है, मोबाइल डेटा से चला रहा हूँ, पर बाई चांस कुछ गड़बड़ हुआ तो सब चला जाएगा। नोट्स अगर लास्ट तक बचेगा तो मैं सेव करके डाल दूंगा। तनेश लिख ही ले। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग कर रहे हैं, लास्ट लेक्चर के नोट्स नहीं भेजे थे, अरे यार पता नहीं भूल गया हूँ फिर, अभी चाहिए तो फिर भेज दूंगा, होगा अभी तो नोट्स। देखो नेक्स्ट लेक्चर का नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कि एक मान लो हमारे पास हॉलो स्फीयर है, विजय सर का तो वाईफाई लगा हुआ है, अभी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? कभी कभी हो जाता है, मेरा तो आज एक्सपायर हो गया, वो 3 मंथ हो गए होंगे, मुझे याद ही नहीं था। रिचार्ज करना अब इतनी सुबह सुबह कैसे हो पाएगा, इसलिए मैं मोबाइल से ही चला रहा था। ठीक है, अब देखो हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम कर रहे हैं जिसमें हमने हॉलो स्फीयर लिया हुआ है। एक हॉलो स्फीयर लिया है और इसके सरफेस पे किसी भी पॉइंट पे जो हम सिग्मा निकालते हैं तो उसकी वैल्यू कुछ आती है ए डॉट आर वेक्टर, जहाँ पे आर वेक्टर क्या है, ये ऐसे जो मिलाने वाला ये आर वेक्टर है, सेंटर से उस पॉइंट को मिलाने वाला आर वेक्टर है, और ए जो यहाँ पर है एक कांस्टेंट वेक्टर है। तो हमें बताना है कि इसके सेंटर पे ई की वैल्यू क्या रही होगी। क्वेश्चन समझो, देखो डॉट प्रोडक्ट करोगे तो डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या आएगा, स्केलर, तो हर पॉइंट पे कुछ सिग्मा आएगा, कुछ स्केलर में वैल्यू आएगी, आर चेंज हो रहा होगा तो उसके अकॉर्डिंग सिग्मा चेंज हो रहा होगा। तो हमें बताना है कि सेंटर पे ई की वैल्यू क्या होगी, रेडियस इसका कुछ हम लोग आर मान लेंगे। क्वेश्चन में देखो प्रथमेश आपको खुद से समझना है कि अगर सरफेस की चार डेंसिटी ऐसे कुछ दी गई है जिसमें ए बोल दिया गया कुछ कांस्टेंट वेक्टर है, और आर जो है वो सरफेस के पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर, आर इज ए पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर। तो हमें बताना है कि सेंटर पे ई की वैल्यू क्या होगी। सर ए का डायरेक्शन भी नहीं दिया के का? ए का डायरेक्शन नहीं दिया है।
नकोय मला. अभिलाषा ये 2e में e क्या है? अभिलाषा ने आंसर दिया है 2e डाउनवर्ड. अबे प्रतीक, प्रतीक का आंसर है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. और सिग्मा कितना है? सिग्मा यूनिफॉर्म नहीं है, प्रीवियस टाइप नहीं है कि सिग्मा यूनिफॉर्म है तो वैसे करके सॉल्व कर रहे हो. थीटा चेंज होगा तो सिग्मा भी चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड में भी और साइन में भी. कोर्स 12th से तो यार 30% कोर्स बोला गया है, हटा रहे हैं तो काफी अच्छा हो जाएगा अगर वो हट जाएगा तो. सर के पाई कॉस पाई क्या? कितना? के पाई कॉस फाई. फाई कुछ तो वैसे एंगल है जो ए ले रहा है. हेलो. हाँ हाँ यार चेक करना पड़ेगा. पाए वाए तो कितना बोलो, के पाए पा उसकी के की भी वैल्यू डाल दो. अब डालता हूँ कोई से. हाँ, कॉस फाई बाय 4 एप्सिलॉन नॉट. कॉट कॉस 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 पाई बाय 4. एप्सिलॉन नॉट. ये ए आया ही नहीं तेरा. क्या ए का पे? हाँ ए मैंने. अच्छा अच्छा, ए का एंगल फाई स्लोप. यार गड़बड़ लग रहा है कुछ. आंसर सही से बोले एक बार, रुक. मतलब मैंने क्या किया वो बोल दूं क्या? हाँ बताओ क्या किया. हाँ तो एक उसका एक वेक्टर मान ली स्पेस में जिसका स्लोप है ना फाई. हाँ तो और तो आप अपनी जो आर वेक्टर है ना उसके साथ वो एंगल बना रहे कॉस फाई माइनस थीटा. हाँ और तो फिर क्या हो जाएगा के कॉस फाई माइनस थीटा डी थीटा इंटू कॉस थीटा एक कंपोनेंट और फिर एक साइन थीटा एक कंपोनेंट. तो ऐसे निकाल लिया इंटीग्रेट करके. हाँ तो उसमें सब कट जा रहा है क्योंकि 0 से 2 पाई है ना. हाँ हाँ. तो सिर्फ वो कॉस 2 थीटा को कन्वर्ट करने के लिए एक 1 आता है तो उसमें आ जाता है वो. अच्छा ठीक है.
देखो मोस्ट प्रॉब्ली वो मॉडर्न फिजिक्स, वो जो 12th का सिलेबस देखा था मैंने, उसमें मॉडर्न फिजिक्स हटाया गया है। सिर्फ हाँ तो 12th के सिलेबस से ही हटाएंगे ना, 11th के से सब थोड़ी हटाएंगे। सर एक ही चैप्टर? हाँ तो मॉडर्न फिजिक्स भी ठीक है ना, 15-20 दिन का टॉपिक है वो। ये सिर्फ बोलने के लिए हटा रहे सर, मैं बोल रहा हूँ। बोलने के लिए हटा रहे हैं मतलब अब एग्जाम में थोड़ी आएगा, अगर 12th में नहीं है तो जेई में भी नहीं होना चाहिए। जेई के सिलेबस में सब वही फॉलो होता है ना जो 12th का सिलेबस होता है। अरे फिर अच्छा है, फिर ठीक है। बच्चे अगर 12th में पढ़ाई ही नहीं है उनको, और उनसे एग्जाम लेंगे 12th के बेसिस पे, तो वो अलग से सिलेबस नहीं दे सकते। 30% मतलब प्रतीक वो समझो बात को कि उसमें 12th के सिलेबस से बाकी उन्होंने कुछ बोरिंग चैप्टर हटा दिए हैं, जैसे सेमी कंडक्टर हो गया, वो अपन को वैसे अच्छा ही हुआ कि वो नहीं पढ़ना पड़ेगा। एडवांस में तो वो पहले से नहीं था, सेमी कंडक्टर मेन से भी अब हट जाएगा। हाँ न्यूक्लियर फिजिक्स नहीं है अब, और सेमी कंडक्टर वगैरह हटा है। ठीक है, तो मतलब 20 दिन का टॉपिक फिर भी अपना हट गया, नॉर्मल डेज में 20 दिन लग जाता था वो सब कराने में। आर्यन जो भी एग्जाम होते हैं ना वो सब 12th के सिलेबस पे होते हैं ना, तो उनको वही फॉलो करना पड़ता है, अपने मन से ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। सिलेबस एकदम सेम होता है, तो अभी आने तो देखो जेई का नोटिस आएगा ना, तो सिलेबस में देखो क्या देते हैं। तो अब देखो यहाँ पे हमें हमें पता नहीं कि ए किस डायरेक्शन में है, बट एक तो चीज है कि वेक्टर है तो कोई ना कोई डायरेक्शन में होगा। मान लो इस डायरेक्शन में ए है ना, ए मान लो इस डायरेक्शन में है, तो अब मैं क्या करूंगा, इस डायरेक्शन को स्पीयर को रोटेट करूंगा और इस डायरेक्शन को ऊपर को ले लेता हूँ, या फिर एक्स एक्सिस में ले लेता हूँ, कोई भी एक सर डायरेक्शन में सर हेलो। हेलो सर, हाँ रुक सकते हो क्या 2-3 मिनट? अब करते हैं यार। 2 सेकंड सर, सिर्फ 2 सेकंड। 1 मिनट रुका हूँ, करूँ। आज चलेगा। एग्जाम तो कहाँ टाइम पे होगा यार, अभी इस साल वालों का एग्जाम हुआ ही नहीं, अब नेक्स्ट ईयर वाले जनवरी में थोड़ी एग्जाम शुरू हो जाएगा। अभी तो पेपर सब लोग कौन सा एनटीए कोई आ गया ना, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, वो बना रही पेपर। सर 1/8 एप्सिलॉन नॉट। 1/8 एप्सिलॉन नॉट। हाँ बस, क्योंकि वो दोनों कंपोनेंट लेंगे ना, एक्स और वाई में तो कट जाता है वो फाई, मतलब ए। ए और आर कुछ तो बचेगा, ऐसे थोड़ी है, ए भी बचेगा आर भी बचेगा। अच्छा क्यों चलो कट रहा? अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ नहीं नहीं, उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड बचता है, ए सिर्फ ए बचता है। ठीक है, अब शांति से बैठो, मुझे पढ़ाने दो। देखो भाई, ए वेक्टर किधर ना कहीं ना होगा ना, मान लो इधर है, कोई एक डायरेक्शन में है, तो उस स्फीयर को हम रोटेट करके ऐसे कर लेंगे कि ए ऊपर को आ जाए ना। तो अब हम मान लेते हैं ये ऊपर आ गया, जिधर को आया उधर को हमने मान लिया कि वाई एक्सिस है ना। हमने ए को किधर ले लिया, वाई एक्सिस के लॉन्ग, तो हम ए को क्या लिख सकते हैं, उसका मैग्नीट्यूड इनटू जे कैप, या एक्स एक्सिस में ले लो, कोई एक एक्सिस में ले लो ए वेक्टर को ना। हम एक्सिस तो अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं ना, तो जिधर ए वेक्टर उधर ही एक्सिस चूज कर लिया है, और उसको समझने के लिए रोटेट करके ऊपर कर लिया है ना, तो ए वेक्टर इधर को है। अब हमने यहां से थीटा एंगल पर, अगर हम डी थीटा एंगल सबटेंड करने वाला कोई, मतलब थीटा एंगल पे हम कोई भी पॉइंट लेंगे, तो उसका और ए के बीच में जो सिग्मा आएगा वो कितना आएगा, ए इंटू आर, आर का मैग्नीट्यूड कितना है, रेडियस इंटू कॉस थीटा।
ना। अब हम यहाँ पे एक अगर ऐसा रिंग ले ले तो रिंग के हर पॉइंट पर ए और आर के बीच में एंगल थीटा ही बन रहा होगा। ये इमेजिन हो पा रहा है ना। इसके साथ अगर आप थीटा एंगल पे एक पूरा ऐसा सर्कल यहाँ पे इमेजिन करोगे तो हर पॉइंट पे एंगल जो होगा ए वेक्टर और आर वेक्टर में थीटा ही बन रहा होगा। अबे कुछ बोलोगे तुम लोग? समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर, एकदम ऑल क्लियर सर। सूजल ये देख, यहाँ पे मैंने जैसे इधर इस वाई एक्सिस से थीटा एंगल पे इधर एक पॉइंट लिया, ऐसे ही वाई एक्सिस से थीटा एंगल पे इधर एक पॉइंट लूंगा ना। ये अभी तो 2 पॉइंट में दिखा पाया ना। ऐसे ही मैं थीटा एंगल पे ऐसे बाहर को ऐसे ले लूं एक पॉइंट, पूरा एक यहाँ पे रिंग ले सकता हूँ जिसके हर पॉइंट को अगर मैं मिलाऊंगा तो वाई एक्सिस से थीटा एंगल बन रहा होगा ना। यहाँ पे देखो, आप ऐसे सोचो कि अगर मैं एक ऐसे स्फीयर लूं और स्फीयर में यहाँ पे एक रिंग ले लूं, तो अब इस लाइन से वाई एक्सिस से रिंग पे पड़ने वाला हर एक पॉइंट थीटा एंगल पर ही होगा ना। ये बात समझ आ रही है? रिंग पे पड़ने वाला हर पॉइंट थीटा एंगल पर होगा, तो हर पॉइंट के लिए सिग्मा फिर सेम आएगा ना। और मैग्नीट्यूड कितना आ रहा होगा ना, a इंटू आर इंटू कॉस थीटा। अनिकेत बोल, क्या बोल रहा है? ऑल क्लियर मतलब सब उड़ गया? अबे ये थोड़ा इमेजिन करो भाई। देखो यहाँ पे अगर मैंने जैसे एक स्फीयर लिया, उसमें एक ऐसे रिंग इमेजिन किया, तो रिंग का हर पॉइंट अगर मैं इस लाइन से वाई एक्सिस से देखूं तो वो कितना एंगल बना रहा होगा? अगर ये एंगल थीटा है तो हर पॉइंट थीटा ही एंगल बना रहा होगा। 3D में थोड़ा इमेजिन करो भाई। अब इससे ज्यादा और नहीं कुछ डायग्राम में से बन पाएगा अभी। या तो फिर ऐसे देखता हूँ, ऐसे देखो, एक मिनट। देखो यहाँ पे ऐसे आप सोच सकते हो कि जैसे ये रिंग आया हुआ है ना, एक ऐसा यहाँ पे रिंग है और ये उसका वाई एक्सिस है, तो हर एक के साथ आप देखोगे तो ये एंगल थीटा ही बन रहा होगा सिमेट्री से ऐसे। ठीक है, तो अब हर पॉइंट पे मतलब सिग्मा सेम है ना। कोई आवाज लैग तो नहीं हुआ? थोड़ा इंटरनेट अनस्टेबल दिखा रहा है। ठीक है, तो अब हमें देखो सिग्मा थीटा एंगल पे ऐसे सिग्मा पता चल गया ना कितना है। तो अब देखो यहाँ पे ये जो रिंग है, इस रिंग पे हम मान सकते हैं ना कि हर पॉइंट पे सिग्मा सेम है। तो अब इस रिंग का चार्ज निकाल लेंगे और उस रिंग की वजह से सेंटर पे ई लिख देंगे। तो रिंग पे चार्ज कितना आ जाएगा? ये रिंग जो है थीटा एंगल सबटेंड करने वाला है ना, तो रिंग का ये विड्थ कितना हो जाएगा? आर डी थीटा। तो इस पे चार्ज कितना आ जाएगा? उसकी लेंथ आएगी 2 पाई आर। आर कितना है रिंग का? आर साइन थीटा ना। रिंग का रेडियस मतलब क्या होगा? ये वाली लाइन ना, ये एंगल थीटा है, ये आर है, तो ये सामने वाला कितना आएगा? आर साइन थीटा। 2 पाई इंटू आर साइन थीटा, ये उसकी लेंथ हो गई, विड्थ हो जाएगी आर डी थीटा। तो ये एरिया आ गया इंटू वहां का सिग्मा ना। वहां का सिग्मा कितना हो जा रहा है? ए इंटू आर इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ये हमने dq लिख दिया ना। अब dq आ गया तो हम सेंटर पे e लिख सकते हैं। सेंटर पे, रिंग के सेंटर पे e का वैल्यू कितना होगा? k dq। dq मतलब ये कितना हो जा रहा है? 2 पाई। r कितनी बार आया यहाँ पर? dq में एक बार, ये 2 बार, 3 बार, तो r क्यूब हो जाएगा। और a एक बार आ रहा है इंटू साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। के डी क्यू, के क्यू एक्स। एक्स कितना लिखेंगे यहाँ पर? ये अभी हमने क्यू लिखा ना। के क्यू एक्स, एक्स कितना हो जाएगा? एक्स की वैल्यू हो जाएगी
x मतलब रिंग के सेंटर से उस पॉइंट की डिस्टेंस ना, मतलब ये वाली, ये कितना है, ये r है, ये थीटा है, तो ये r cos थीटा आएगा ना। तो यहाँ पे ये जो x की वैल्यू होगी, इसको हम x बोल रहे हैं, ये x हो जाएगा r cos थीटा। तो k क्यू x, x मतलब r cos थीटा, k क्यू x अपॉन r स्क्वायर प्लस r मतलब r साइन थीटा का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, x मतलब r cos थीटा का स्क्वायर पावर में 3/2। अबे आदित्य, तुम यार जब समझा रहा था तब तो तुम्हारा सारा ध्यान टोपी पे था, अब बोल लो फिर से समझाओ सिग्मा। ऐसे नहीं चलेगा आदित्य। देख यहाँ पे इधर को मैंने ए वेक्टर लिया है और रिंग के हर पॉइंट उसके साथ थीटा एंगल पर है। तो अब सिग्मा निकालने के लिए मुझे क्या करना है, ए वेक्टर और आर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना है ना। डॉट प्रोडक्ट कैसे होगा, ए वेक्टर इंटू आर वेक्टर, आर का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड, आर का मैग्नीट्यूड इंटू उनके बीच के एंगल का कॉस। तो बीच का एंगल क्या है, इस रिंग पे पड़ने वाले हर पॉइंट के लिए बीच का एंगल कितना आएगा, थीटा आएगा ना। तो वही ए आर कॉस थीटा लिख दिया है। एक तो प्राइवेट चैट नहीं करो भाई, बच्चे बाकी कंफ्यूज होते हैं क्या चल रहा है। तो अब देखो नीचे कितना आ जाएगा, नीचे आर क्यूब आ जाएगा ना, जैसे लास्ट टाइम सॉल्व किया था। नीचे आर क्यूब आ गया और ऊपर देखो कितना आ रहा है, यहाँ पे आर है और यहाँ पे आर क्यूब है, तो आर के पावर 4 आ जाएगा ऊपर। तो ये नोट करो, अब अगले स्लाइड पे लिखता हूँ, यहाँ पे जगह नहीं बची है। इसको थोड़ा सॉल्व करके इधर लिख देता हूँ, फिर बाकी दूसरे वाले स्लाइड पे लिखूंगा। नेट ही निकालने के लिए इसी को इंटीग्रेट करना रहेगा ना। के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू इंटू 2 पाई आर के पावर 4 इंटू ए इंटू साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन में नीचे हो जाएगा आर क्यूब। तब ये 2 पाई से ये कट जाएगा, 2 हो जाएगा, आर क्यूब से कटा है तो ये रह जाएगा। तो अब बाहर आ गया है a इंटू आर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट और अंदर रह जाएगा साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक डालेंगे, यहाँ पे हम लोग जो पॉइंट लेना शुरू करेंगे, इधर से रिंग लेना शुरू करेंगे और लेते हुए पूरा इधर तक आएंगे ना, तो 0 से 180 तक। ये नोट हो गया, अब अगले स्लाइड पे लिखना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट स्लाइड पर। तो हमारा ई आ गया है अब a इंटू आर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट साइन थीटा
cos स्क्वायर थीटा डी थीटा 0 से 180। अब इसको इंटीग्रेट करना है, cos थीटा को इंटीग्रेट, ये sin थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा को इंटीग्रेट हम लोग कैसे करते थे, एक का पावर इवन एक का ऑड रहता था, तो cos थीटा को t ले लेते थे ना। cos थीटा को अगर हम t ले लेंगे, दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे, तो इधर आ जाएगा माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा इक्वल टू डी टी। ये तो समझाने की जरूरत नहीं होगी ना। और लिमिट डाल देंगे, ठीक यहाँ पर लिमिट डालेंगे, जब थीटा की सबसे लोअर लिमिट डालेंगे तो टी की लोअर लिमिट मिलेगी ना। थीटा की लोअर लिमिट डालेंगे तो टी कितना मिलेगा, cos 0 मतलब 1, और अपर लिमिट डालेंगे 180 तो टी की अपर लिमिट मिलेगी मतलब -1। तो टी कहां से कहां तक वेरी कर रहा होगा, 1 से -1 तक। तो ये सारी वैल्यू अब यहाँ डाल देते हैं, a इंटू आर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट साइन थीटा डी टी बन जाएगा ये टी स्क्वायर माइनस डी टी 1 से -1। तो ये कितना आ जाएगा, a इंटू आर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, माइनस को बाहर कर देते हैं। ये देखो सबको पता है क्या कि अगर मैं लिमिट को इंटरचेंज करूं तो एक माइनस बाहर आ जाएगा, लिमिट को आपस में चेंज कर दूं तो ये माइनस है, तो मैं लिमिट को चेंज कर देता हूं, माइनस हटा देता हूं ना। -1 से 1 कर दिया और टी स्क्वायर डी टी हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा a इंटू आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, टी की लिमिट हो जाएगी इंटीग्रेशन टी क्यूब बाय 3 -1 से 1, तो बाय 3 कॉमन हो जाएगा तो ये नीचे आ जाएगा 6, ऊपर टी क्यूब है तो 1 का क्यूब माइनस -1 का क्यूब, तो ऊपर 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा तो मतलब आया a इंटू आर अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट ना। ये हमारा सेंटर पे ई की वैल्यू आ गई। और अब डाउट है कुछ, अच्छा अब राज जैन की जगह सौरभ भंडारी का कोई कॉपी कर रहा है नाम। इग्नोर ही करो भाई, ऐसे लोगों को क्या करके फायदा है। उमंग अभी मालेगांव में क्या हालत चल रही है, अभी सही हो गया, पहले तो कोरोना ज्यादा फैला था ना मालेगांव में। तो तू उस दिन बस उसी दिन आया था, बाकी उधर ही अभी मालेगांव में रह रहा है। ओके तो फिर अब तू मॉड्यूल के लिए क्या करेगा, हाँ वही करना पड़ेगा, बीजीएम सर को बोलो कि हेलीकॉप्टर से दे के आए।
चलो नेक्स्ट स्लाइड पर। अबे वरद वरद तो एकदम ही गावटी आदमी, बताओ विक बोल रहा है। ये सब लेटेस्ट चीजें हैं यार, इसको कुछ आइडिया ही नहीं है। ये देखो डायरेक्शन देखो किधर हो रहा होगा, यहाँ पे देखोगे तो जब तक ये अपर हाफ में देख रहे होगे, अपर हाफ में थीटा की वैल्यू क्या आएगी, देखो अपर हाफ में थीटा की वैल्यू क्या आ रही होगी जब तक यहां से यहां तक रिंग ले रहोगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तुम लोग पहले अब टाइप करना बंद करो, मुझे समझाने दो। हाँ आर्यन ने सही बोला, आर्यन अपना एकदम ड्यूड बंदा है। ये वरद तो केवल इधर उधर की बातें कर रहा है। चलो इधर देखो, अब फालतू की बातें तुम लोग को कितना करने में मजा आता है। देखो यहाँ पर अगर हम लोग फर्स्ट हाफ में मतलब यहां से यहां तक थीटा वेरी करा रहे होंगे ना, तो उसमें थीटा क्या होगा 0 से 90 के बीच में होगा, मतलब प्लस में। तो मतलब इधर वाला ये पूरा ऊपर के हाफ का सरफेस का जो चार्ज डेंसिटी है वो प्लस में है। प्लस में मतलब वो नीचे को होगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अवे फ्रॉम चार्ज, ऊपर वाले हेमीस्फीयर की वजह से नीचे को है। फिर लोअर हाफ में देखोगे तो थीटा क्या हो रहा होगा, 90 से 180 में जा रहा होगा ना, तो कॉस थीटा निगेटिव होगा। लैग आ रहा है, हेलो। ये मैंने जो समझाया फिर समझ आया कि नहीं। मैं बोल रहा था कि 0 से 90 तक में अपर हेमीस्फीयर के लिए एंगल कितना है, 0 से 90। तो उसमें ये थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा ना, कॉस थीटा। तो सिग्मा पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव है तो ये नीचे को ही होगा। और लोअर हाफ में जब देखोगे तो थीटा क्या होगा 90 से 180, तो ये निगेटिव हो चुका है ना, निगेटिव हो चुका है। तो फिर अब इस वाले हाफ में निगेटिव है तो ई किधर होगा, नीचे को। तो दोनों हाफ का ई मिलके नीचे को ही आएगा ना। तो ई का डायरेक्शन यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो मतलब ए का जो वेक्टर का डायरेक्शन है उसके अपोजिट में आएगा, ए वेक्टर के अपोजिट। तो वेक्टर फॉर्म में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ई को हम लोग वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख देंगे, ई इक्वल टू माइनस ए वेक्टर आर अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट। जिधर ए हुआ होगा उसके अपोजिट में आया होगा। आर यहाँ पे अब स्केलर है ना, केवल ए को वेक्टर लिखा है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखो हम ये देख रहे हैं कि सपोज हमारे पास एक स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर, और इसमें कुछ चार्ज भरा हुआ है क्यू। इसमें क्यू चार्ज भरा हुआ है और इसका रेडियस है कुछ आर। और इसके बाहर के साइड में, बाहर के साइड में यहाँ पर चार्ज है। चार्ज का साइन वगैरह नहीं दिया है हमें, उसकी डेंसिटी दी है। चार्ज डेंसिटी कुछ ऐसे है, उसकी चार्ज डेंसिटी कुछ ऐसे दी है, अल्फा बाय आर, वेयर आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर।
सरफेस के बाहर ये चार्ज डेंसिटी शुरू हो रही है। तो हमें बताना है इसमें Q की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। यहाँ पे चार्ज का कहीं कोई साइन नहीं दिया है ना, बस ऐसे बोला गया है बाहर का अल्फा बाई आर है और अंदर का Q है। Q की वैल्यू बताई नहीं गई है ना, प्लस है माइनस है, बस Q बोला गया है। अंदर चार्ज भरा हुआ है। तो हमें बताना है इसमें क्वेश्चन में कि इधर लिखता हूँ, व्हाट शुड बी वैल्यू ऑफ Q such that E at any point। क्या आवाज आ रही है यार? आवाज नहीं करो भाई। Such that E at any point will be independent of R। मतलब यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या था कि एक पूरा सॉलिड स्फीयर है जिसमें कुछ Q चार्ज है और उसके बाहर का जो स्पेस है वहां पे भी चार्ज भरा हुआ है और वहां बाहर का चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है ना, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दिया है ना, आउटसाइड का वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है। तो बाहर के साइड में E जो है वो R पे डिपेंड ना करे, तो इसके लिए अंदर के साइड में चार्ज कितना होना चाहिए। सर क्यू चार्ज आर के ऊपर डिपेंडेंट आ सकता है क्या, कि क्यू की वैल्यू आएगी डायरेक्ट? क्या बोल लो? क्यू चलेगा क्या डिपेंडेंट आर के ऊपर? हाँ, Q तो अंदर का एक फिक्स चार्ज है ना, वो तो चलेगा। नहीं नहीं, मतलब फाइनल जो E रहे उसमें स्मॉल r का टर्म ना है, बाहर कोई भी पॉइंट पे E निकालें तो स्मॉल r का टर्म ना है। ओके सर, चलेगा। ये सॉलिड स्फीयर है ना, ये कोई पॉइंट नहीं है यार, ये पहले इधर लिख रहा था फिर उधर लिखा है।
जब भी साइन नहीं दिया जाएगा ना, तो आप हमेशा पॉजिटिव लेके सॉल्व करोगे, अगर निगेटिव होगा तो वो खुद ही निगेटिव आ जाएगा ना। यहाँ पे अल्फा जो है ये कांस्टेंट है ना। डाउट है अगर राज तो बोलो अनम्यूट करके। हेलो सर। हाँ बोलो। 4/3 पाई अल्फा क्यूब बाय रो स्क्वायर माइनस आर क्यूब रो। एक सेकेंड, क्यू इक्वल टू बोल लो 4/3 पाई अल्फा आर क्यूब ना। हाँ, नहीं नहीं नहीं, अंदर ब्रैकेट के अंदर 4/3 पाई और फिर ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट के अंदर क्या क्या? अल्फा क्यूब माइनस आर क्यूब रो क्यूब बाय आर रो स्क्वायर। आर क्यूब रो रो क्यूब, रो का क्यूब, हाँ हाँ, होल बाय रो स्क्वायर। होल बाय रो स्क्वायर। क्या गड़बड़ लग रहा है वैसे तो मुझे। सर सिर्फ ई तो बैलेंस करना है ना। हाँ बाहर का ई निकालना है। हाँ, और वो इक्वल कर देना है के क्यूब बाय आर स्क्वायर से। जो थोड़ी करना है भाई, इंडिपेंडेंट बोला गया है ना। अच्छा अच्छा, हाँ, सॉरी सर, समझा। यार ये न्यूज में 15 अगस्त तक वैक्सीन का न्यूज आ रहा था, क्या लगता है ऐसा आएगा क्या? किसी को है आइडिया? घर में तुम लोग के यहाँ तो कई लोग डॉक्टर हैं। कोई ऐसा पॉसिबिलिटी तो नहीं होगा ना? मेरे हिसाब से अक्टूबर तक तो आ ही जाना चाहिए, अगर ये अगस्त तक ट्राई कर रहे हैं तो। आदित्य तू थोड़ा योगा वगैरह कर, ज्यादा लग रहा है तू डिमोटिवेट हो गया है दुनिया में। सॉल्व करें।
पबजी अभी तो बैन हो गया है ना, अभी खेल लो तुम लोग पबजी। पबजी का चाइना का ही है ना? पबजी चाइना का नहीं है क्या? अच्छा कोरिया का है, ओके ओके। बट तुम लोग यार पबजी वगैरह मत खेलो, ये नहीं कि पढ़ाई के लिए कंप्यूटर वगैरह मिले हैं तो तुम लोग पबजी खेलने में लगे हो। पबजी खेलने वालों का जेई से तो मान ही लो कि कोई दूर दूर तक सिलेक्शन का कोई उम्मीद भी मत रखना। एक 2 साल पहले एक बच्चा था, ये श्रवण नवंदार वाले बैच में, अच्छा बच्चे थे 3-4, और वो भी स्टार बैच में, बट पीछे बैठते थे, पर कब वो पबजी खेलना स्टार्ट कर दिए हम लोग को भी ध्यान नहीं हुआ। फिर किसी का कुछ भी नहीं हुआ, सब अच्छे बच्चे थे, 3-4 बच्चे थे जो क्लास में पबजी ही खेलने लग गए थे। पबजी वालों का तो दूर दूर तक कुछ भी नहीं होता है। आदित्य तुझे तो सारा फ्यूचर पता है भाई, सब जानकारी तेरे पास ही है। चलो भाई अब सॉल्व करते हैं। दीप्तांशु बोर हो गया। तो देखो इसमें हम लोग सॉल्व करने के लिए क्या क्या सोचेंगे। एक हमने मान लो ये स्फीयर लिया हुआ है और बाहर किसी पॉइंट पे निकालना है। अगर हमें बाहर किसी पॉइंट पे निकालना होगा तो हम उतने रेडियस का एक और स्फीयर बना लेंगे। देखो हमने यहाँ पर मान लो कैपिटल आर, बोलो। 4/3 πr³ इंटू रो। अच्छा सही नहीं लग रहा अभी भी। अरे यार चलेगा, देख लेंगे। देखो इसमें हमने ये कैपिटल आर रेडियस का स्फीयर था, इसके बाहर मान लो स्मॉल आर डिस्टेंस पे हमें कहीं पॉइंट पर ई निकालना है। तो हम क्या करेंगे, स्मॉल आर रेडियस का ऐसे स्फीयर बना देंगे ना। अब इसके बाहर जो भी चार्ज होगा उसके वजह से इस पॉइंट पे ई नहीं आएगा ना, केवल ई किसकी वजह से आएगा, जो ये स्मॉल आर रेडियस का स्फीयर है इसके अंदर जितना चार्ज है उसके वजह से आएगा ना। ये लास्ट टाइम भी हमने देखा था ना। तो हमें अब क्या करना है, पूरा यहां से लेके यहां तक का चार्ज निकाल लेना है। तो जितना ये चार्ज आएगा उतना आने के बाद सारा का सारा चार्ज सेंटर पे रख के इस पॉइंट पे ई लिख देंगे। अब सारा चार्ज कितना आएगा इस स्फीयर के अंदर, तो हमने माना है कि कुछ मान लो अभी प्लस में चार्ज है, साइन वो खुद से समझ आएगा ना। अभी हमने क्यू मान लिया, और इधर वाले पार्ट का हम इंटीग्रेट करके निकालेंगे इस पार्ट में कितना चार्ज है। और टोटल चार्ज मान लो आ गया कुछ क्यू डैश। तो टोटल जब चार्ज आ जाएगा तो आर डिस्टेंस पे ई कितना बोलेंगे, आर डिस्टेंस पे ई की वैल्यू हो जाएगी के क्यू डैश अपॉन आर स्क्वायर। क्यू डैश डालेंगे, फिर उसमें जो स्मॉल आर वाला टर्म है वो कैंसिल होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग क्यू लेंगे। तो पहले तो हम चार्ज निकालते हैं। चार्ज कैसे निकालेंगे, यहाँ से हमने मान लिया कि कुछ x डिस्टेंस पे dx थिकनेस का एक हॉलो स्फीयर है। dx थिकनेस का ऐसे हॉलो स्फीयर ले लिया। इसकी थिकनेस जो है वो कुछ dx है, रेडियस कुछ x है। तो इसमें कितना चार्ज आ जाएगा,
इसमें जो चार्ज आ रहा होगा मान लो वो कुछ डी क्यू है, तो डी क्यू कितना होगा, उसका वॉल्यूम 4πx² इंटू डी एक्स। डी एक्स थिकनेस के स्फीयर का वॉल्यूम कितना आएगा, सरफेस एरिया इंटू हाइट ना। सरफेस एरिया कितना हो रहा होगा 4πx², और हाइट कितनी है dx, तो ये वॉल्यूम हो गया। तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, डेंसिटी वहां कितनी होगी अल्फा बाई आर, आर कितना है वहां का x, तो ये हो जाएगा 4πα(x) dx। और इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे कहां से कहां तक, कैपिटल आर से, ये कहां का चार्ज है बाहर का ना, तो कैपिटल आर से स्मॉल आर तक, तो ये इस पार्ट का चार्ज आ जाएगा ना, बाहर वाले पार्ट का टोटल। ये हो जाएगा 4πα(r² माइनस r²/2, मतलब 2πα(r² माइनस r²। तो ये अब अल्फा आ गया, तो टोटल अब पूरा इस स्मॉल आर रेडियस में चार्ज कितना बोलेंगे, कैपिटल क्यू जो अंदर स्फीयर का है प्लस यहाँ का चार्ज। तो ये कितना आ जाएगा, हाँ राज आप सही लग रहा है, ये कितना हो जाएगा के क्यू डैश कितना होगा, अंदर स्फीयर का चार्ज प्लस बाहर का चार्ज, 2πα(r² माइनस r², ये क्यू डैश हो गया प्लस r², ऐसे हो गया ना। अब देखो इसमें जो हम r वाले टर्म होंगे उनको एक साथ कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा k 2/r² प्लस 2πα माइनस 2πα(r²/r², ऐसे आ जाएगा ना। फिर हम इसको ऐसे लिख लेंगे, टोटल E इक्वल टू k 2πα प्लस r वाले टर्म सब एक साथ कर लो, तो ये हो जाएगा q माइनस 2πα(r²। यहां तक सबको क्लियर है। अब देखो अगर हमारा स्फीयर का चार्ज और ये दोनों इक्वल हो, q की वैल्यू 2πα(r² के बराबर हो, तो ये टर्म जीरो हो जाएगा ना। अगर ये टर्म जीरो हो गया तो r वाला टर्म खत्म हो जाएगा, फिर e क्या आएगा, ये आ जाएगा, तो e फिर e वाले टर्म में r बचेगा ही नहीं, मतलब बाहर फिर किसी भी पॉइंट पे e में e r से इंडिपेंडेंट आ जाएगा। तो अगर इफ q इज इक्वल टू 2πα(r², तो e इक्वल टू फिर क्या आ जाएगा k इंटू 2πα, k मतलब 1/4πε0 इंटू 2πα। तो हम बाहर बोलेंगे फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे आ रहा होगा, तो Q की वैल्यू क्या होनी चाहिए, Q होना चाहिए 2πα(r²। ठीक है, ये बात समझ आ रही है सबको। नहीं, ये हमारा फाइनल आंसर है ना, 2πα(r²। समझ आया क्या बोल रहा हूं मैं। प्रथमेश देख, यहाँ पे हमने, यहाँ पे अगर मुझे स्मॉल r डिस्टेंस पे निकालना है तो स्मॉल r तक का सारा चार्ज निकालना है। स्फीयर का तो चार्ज पता है q है, यहाँ का चार्ज निकालना था, तो हमने x डिस्टेंस पे dx थिकनेस का एक ऐसे स्फीयर लिया हुआ है ना। ये जो स्फीयर लिया है ये हम लोगों ने dx थिकनेस का लिया हुआ है यहाँ पे ये वाला, और इसमें कितना चार्ज आएगा वो निकाल रहे हैं, इसमें कितना चार्ज आएगा।
तो उसके लिए हम लोग क्या कर लेंगे, उसका वॉल्यूम निकाला इनटू वहां की चार्ज डेंसिटी हमें दी हुई है वो मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये वॉल्यूम निकाला हुआ है इनटू वहां की चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाई किया, तो इसका dq आ गया। देखो यहाँ पे देखो मैंने ये कैसे बोला कि ये r पे इंडिपेंडेंट हमें चाहिए ना, r पे इंडिपेंडेंट चाहिए तो r वाला टर्म को जीरो करना पड़ेगा ना। r वाला टर्म जीरो कब होगा, जब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दें। तो मतलब q होना चाहिए इसके बराबर, तो ये कैंसिल हो जाएगा, फिर e r पे डिपेंड नहीं करेगा। वेदांत समझा मैं क्या बोल रहा हूँ, स्मॉल r पे डिपेंड नहीं करना चाहिए ना डिस्टेंस पर, तो उसके लिए ये वाला टर्म जीरो करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें एक और प्रॉब्लम करना है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो जाएगा, तो आज वो खत्म कर लेते हैं। हाँ बड़ा वाला आदित्य, ये बड़ा वाला स्फीयर इमेजिनरी लिया हुआ है। अगर हमें स्मॉल आर डिस्टेंस पे ई निकालना है तो स्मॉल आर रेडियस का एक इमेजिनरी स्फीयर यहाँ पे इमेजिन किया है ना, और उसके अंदर का टोटल चार्ज निकाला है और फिर के क्यू बाई आर स्क्वायर लगाया है, और स्मॉल आर पे डिपेंड नहीं करे उसके अकॉर्डिंग क्यू लिया है। आर की कोई कंडीशन नहीं थी दी थी ना, ई क्या कंडीशन दिया था कि ई आर पे डिपेंड ना करे, आर ग्रेटर देन कैपिटल आर होगा, हाँ वो दिया था ना, कि बाहर की बात हो रही है ना, स्फीयर के बाहर की बात थी वो, जो चार्ज डेंसिटी दिया है। आदित्य मैंने तेरे को अनम्यूट कर रहा हूँ, बता क्या डाउट है तेरा। हाँ सर, वो छोटे स्फीयर के बाहर कोई चार्ज ही नहीं, तो dq कैसे लिखा आपने? अब एक क्वेश्चन ध्यान से सुनते नहीं हो यार, ये देखो ये क्या लिखा हुआ है ये बता, इसका क्या मतलब है। आउटसाइड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जब आर की वैल्यू हाँ सर, समझा। बड़ी होगी, बाहर भी तो चार्ज भरा हुआ है ना, बाहर का तो ये चार्ज डेंसिटी दिया हुआ था, अंदर का हाँ क्यूब बाहर का ये था। ठीक है, हाँ सर, समझे। हाँ क्वेश्चन सबको क्लियर है ना कि एक स्फीयर में चार्ज क्यों भरा हुआ था और बाहर पूरे स्पेस में चार्ज भरा हुआ है। बाहर का चार्ज डेंसिटी हमें दिया हुआ था क्वेश्चन में ना, जो हमने रो इक्वल टू लिखा था अल्फा बाई आर, वो कहाँ का है, बाहर का। तो हम इस सेंटर पे ये जो स्फीयर रखा है अंदर, उसमें कितना क्यू ले ले कि बाहर फिर किसी भी पॉइंट पे ई की वैल्यू कांस्टेंट आए, आर पे डिपेंड ना करे। ठीक है, सबको प्रॉब्लम क्लियर है ना क्या था। एक और प्रॉब्लम करना है फिर ये ई खत्म हो जाएगा ना, जल्दी अब वो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट देखो प्रॉब्लम क्या है, एक हमने ऐसे स्फीयर ले लिया, सॉलिड स्फीयर लिया हुआ है, और इसके अंदर सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर रो की वैल्यू कुछ ऐसे दिए, रो इक्वल टू रो नॉट 1 माइनस आर बाई आर। तो हमें अब यहाँ पे बताना है वेदांत, एक मिनट में अनम्यूट करता हूँ, बोल के बता तू क्या पूछना चाह रहा है।
वेदांत सिंपी है, कौन सा वेदांत है ये? एक मिनट, वेदांत कौन सा वाला वेदांत है? टाइप कर। अरे यार, ओनली वेदांत। भाई बोल के देख, आवाज अनम्यूट तो हो गया। वेदांत जहां पे क्यू रखा हुआ है ना, वो उतने पार्ट के ही इंटीग्रेट करेंगे। देखो यहाँ पे क्या है, जो इसके अंदर का चार डेंसिटी दिया है आर डिस्टेंस पे, वो ये ऐसे कुछ दिया है। तो हमें बताना है फाइंड ई एट एनी पॉइंट इनसाइड स्फीयर। इसका रेडियस कुछ है कैपिटल आर, और दूसरा बताना है व्हाट इज आर वेयर ई इज मैक्सिमम। अगला ये हमें बताना है ना, किस आर पे ई की वैल्यू मैक्सिमम है। यहाँ बाहर कुछ नहीं है ना, अब पिछला क्वेश्चन भूल जाओ, यहाँ बाहर कुछ नहीं है, बस स्फीयर में ही चार्ज है। तो हमें इसके अंदर किसी भी पॉइंट पे ई निकालना है, और वो कहाँ पे ई मैक्सिमम होगा ये बताना है। नॉर्मली क्या होता था, सॉलिड स्फीयर में ई मैक्सिमम कहाँ होता था, सरफेस पे, बट यहाँ पे थोड़ा अलग आएगा। इस क्वेश्चन को कराने का बस एक ही पर्पज है कि ये सेकेंड पार्ट पूछा जाता है, तो सीधे ये आंसर मत कर दो कि सरफेस पे मैक्सिमम होगा ना। जब चार डेंसिटी वेरी कर रही है तो कहीं पे भी मैक्सिमम हो सकता है। रो नॉट यहाँ पे कांस्टेंट है। फिर वेदांत सॉल्व करके देखना, 6 सेंस से आंसर मत बता, और प्राइवेट चैट तो एकदम मत कर। टू बाई थ्री आर
हाँ सही लग रहा है। चलो अब 10 मिनट है, सॉल्व कर लेते हैं। देखो हमें कोई भी स्मॉल आर डिस्टेंस पे अगर ई चाहिए ना, अगर हमें यहाँ स्मॉल आर डिस्टेंस पे ई चाहिए तो हम क्या करेंगे, ऐसे स्मॉल आर रेडियस का स्फीयर बना लेंगे। उसके अंदर जितना चार्ज होगा उसके वजह से ही ई होगा ना, इस स्मॉल आर के बाहर वाले स्फीयर की वजह से कोई भी ई नहीं आ रहा होगा। तो हमें अब यहाँ पे क्या करना है, पहले स्मॉल आर रेडियस में कितना चार्ज आएगा वो निकालना है। तो उसके लिए हम लोग कुछ मान लेते हैं कि एक्स डिस्टेंस पर एक हमने dx थिकनेस का ऐसे हॉलो स्फीयर ले लिया है। ऐसे x डिस्टेंस पे dx थिकनेस का हॉलो स्फीयर ले लिया है। तो अब इसमें कितना चार्ज आया होगा, x डिस्टेंस पे ये जो dx थिकनेस का हॉलो स्फीयर लिया हुआ है, तो उसका वॉल्यूम 4 पाई एक्स स्क्वायर dx इंटू चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी कितना होगा, रो नॉट 1 माइनस स्मॉल आर की वैल्यू अभी कितनी लेंगे, x लेंगे ना, ये हमने dq निकाला, और ऐसा पूरा इंटीग्रेट कर देंगे तो आर रेडियस में कितना चार्ज आ जाएगा वो आ जाएगा ना, 0 से स्मॉल आर तक का चार्ज निकालना है। तो ये 4 पाई रो नॉट कॉमन हो जाएगा और इधर अंदर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब अपॉन में आर इंटू डी एक्स, और ये हम इंटीग्रेट कर देंगे 0 से आर तक। तो ये हो जाएगा 4 पाई रो नॉट एक्स क्यूब बाय 3 माइनस एक्स के पावर 4 अपॉन में 4 आर, 0 से आर। तो 4 पाई रो नॉट, ये वैल्यू डाल देंगे तो आ जाएगा आर क्यूब बाय 3 माइनस आर क्यूब बाय 4, सॉरी आर के पावर 4 बाय 4 कैपिटल आर। ठीक है, हमारा ये आ जाएगा ऐसे ना। तो ये हमने क्यू निकाल लिया। अब स्मॉल आर रेडियस का क्यू आ गया। कैलकुलेशन देखो सब सही किया है ना मैंने। तो अब स्मॉल आर रेडियस के अंदर का क्यू आ गया, तो उसके सरफेस पे अब ई निकालना है। तो ये कितना आ जाएगा, ई इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो ये वैल्यू डाल देंगे तो ई आ जाएगा के, क्यू की वैल्यू डालेंगे और आर स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आर बाय 3 माइनस आर स्क्वायर अपॉन में 4 आर। ये सबको समझ आया ना, आर स्क्वायर से डिवाइड कर दिया है ना। अब ये मैक्सिमम कब होगा, जहां पे डी बाई डी आर 0 हो रहा होगा, जहां पे डी बाई डी आर 0 हो रहा होगा। तो डी बाई डी आर 0 करेंगे तो इससे आ जाएगा 1/3 माइनस 2 आर अपॉन में 4 आर इक्वल टू 0। तो आर इक्वल टू आ जाएगा 2 आर बाई 3। ठीक है, सबको समझ आया ना क्या क्या हुआ यहाँ पर। जब ई वैरी कर रहा होगा तो किसी भी आर पे वो मैक्सिमम आ सकता है ना, सॉरी जब रो वैरी कर रहा होगा ना, सरफेस पे ही होगा ऐसा नहीं है। यहाँ समझ लो, जब हम बाहर को गए तो रो उतना नहीं बढ़ा, मतलब चार्ज उतना नहीं बढ़ा जितनी डिस्टेंस बढ़ गई। तो यहाँ जो ही नहीं कि सरफेस पे मैक्सिमम हो। जब हम बाहर जा रहे हैं तो चार्ज भी बढ़ रहा है, डिस्टेंस भी बढ़ रही है, बट चार्ज कम बढ़ पाया, तो इसलिए ई की वैल्यू सरफेस पे आते आते कम हो गई है। कुछ समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग को नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अब नेक्स्ट क्लास में ही करते हैं, 5 मिनट ही बचा है, 4 मिनट। तो अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने का मतलब नहीं है।
आज तारीख है 9 तारीख है ना, एमटी है अपना 18 को। एमटी में इलेक्ट्रिक फील्ड तक ही रखते हैं, आज जितना हुआ है वहां तक, या और बताओ इस वीक में जितना पढ़ लें वो भी रखते हैं? क्या बोलते हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल थोड़ा और पढ़ लेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड तक ही रख लेते हैं ना, पेपर भी बनाना है मुझे तो आज तक का ही बना दूंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड तक कंप्लीट रख लेते हैं, पोटेंशियल अगले वाले में अब करेंगे। मैंने यही उसमें भी बोला था ना, 10 तारीख तक का जितना पढ़ाया रहेगा उतना ले लेंगे। फाइनल ये है कि जो बाकी सिलेबस तो पूरे हैं, जो भी लिखा है इलेक्ट्रो में बस इलेक्ट्रिक फील्ड तक। अब जितना अगली क्लास में पढ़ाऊंगा जो भी आगे का वो सब नहीं आएगा, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वगैरह ये सब। नहीं नहीं यार, अब डेट क्यों ही पोस्टपोन करेगा, अब तो होने दे। हाँ, नोट सेंड कर देता हूँ। ठीक है बच्चों, फिर बाय बाय। होमवर्क में अभी जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला वो होगा, इन टेक्स्ट एक्सरसाइज ना, वो कंप्लीट कर लेना। 1 मिनट रुको, मैं अभी होमवर्क दे देता हूँ ना, 1 मिनट रुको अभी, अभी बाय बाय नहीं। होमवर्क में इन टेक्स्ट एक्सरसाइज 2 कंप्लीट कर लेना, और एक्सरसाइज 1 में चार्ज एंड कूलम लॉ हेडिंग के अंदर में 1 से 5 तक करना है। मैं इधर लिखता हूँ, एक मॉड्यूल आज जाके ले आना सब लोग। होमवर्क में इन टेक्स्ट एक्सरसाइज में अगर कुछ रह गया है तो वो भी कर लेना। इन टेक्स्ट एक्सरसाइज 2 कंप्लीट, ज्यादातर पहले ही हो रखा है। और एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक। फिर एक्सरसाइज 2 में एक्सरसाइज 2 में भी शायद पहले दिया हुआ है थोड़ा, फिर भी मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, 1 से 18 तक। ठीक है, होमवर्क क्लियर है सबको? एक्सरसाइज 2 1 से 18, एक्सरसाइज 1 में 1 से 10, और इंटेक्स एक्सरसाइज 2 तक जो भी इलस्ट्रेशन आए होंगे वो, और इंटेक्स एक्सरसाइज 2। यार मुझे व्हाट्सएप पे ऋग्वेद मैसेज कर, तभी मैं उससे वो करूंगा। मेरे को ऐसे याद नहीं रहेगा चैट का कि भेजना है। ये अभी थोड़ा टाइम लगेगा, 3-4 घंटे, तब तक मैं भूल जाऊंगा किसको भेजना था। ठीक है, फिर अब क्लोज कर रहा हूँ इसको। फिर से कर दे यार, तब वो नीचे चला गया होगा वो मैसेज।